हमने आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद पर काबू पा लिया। हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। नोटबंदी करके काला धन जमा करने वालों की कमर तोड़ दी। ऐसी बड़ी बड़ी दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर उस वक्त ताले पड़ गए जब 5 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बत्ता कर पुलिस और इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंककर 5 युवा गैस स्प्रे की बोतलें लिए संसद के अंदर घुस गए और उनमें से 2 संसद परिसर में और 2 चलती लोकसभा में पब्लिक दीर्घा से होते हुए नेताओं के बीच संसद की बेंचों पर कूदते हुए रंगीन गैस छोड़ने लगे और एक जिसने उनको अंदर घुसने में मदद की वो संसद में अपने साथियों का वीडियो बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फरार हो गए। इस घटना के बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सान्या। 13 दिसंबर 2023 की इस घटना ने 13 दिसंबर 2001 की याद ताजा कर दी, जब 5 आतंकी ने इस तरह की संसद की सुरक्षा भेद कर वहां गोलीबारी की, जिसमें 5 जवानों सहित 9 लोगों की मौत हुई। उस दिन भी 5 लोग थे, सभी इसी देश के नागरिक थे। आज भी 5 लोग थे और इसी देश के नागरिक थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब वो 5 मुसलमान थे, आज ये 5 हिंदू हैं। शायद इसलिए भाजपा नेताओं के मुंह बंद हैं। शुक्र है कि इस बार संसद पर हमला करने वालों के पास सिर्फ गैस स्प्रे थी। अगर पिस्तौल या बम होते तो अंजाम पिछले हमले से कहीं ज्यादा भयावह होता, क्योंकि पिछली बार संसद पर हमला करने वाले आतंकियों को जवानों ने बाहर ही रोक लिया था, मगर अब की बार तो ये अंदर तक पहुंच गए। शुक्र है कि क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का अनुसरण करने वाले इन युवाओं ने भगत सिंह की तरह संसद में बम नहीं फोड़ा। भगत सिंह ने तो अंग्रेज शासकों को जगाने के लिए संसद में बम फोड़ा था, तो क्या देश में फिर ऐसे क्रांतिकारी दल तैयार हो रहे हैं जो मोदी शासन को जगाना चाहते हैं? आईबी और रॉ जैसी एजेंसियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस क्या कर रही है? गौरव पाटिल ने मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक पीआईओ की 2 एजेंट्स फाइल और आरटी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई जानकारी को शेयर किया। पाटिल मंझगांव डाक पर अप्रेंटिस के पद पर काम करता था और वहां रहने की वजह से उसे ये पता होता था कि नेवी की कौन सी वॉरशिप कब आई और कब गई। इस जानकारी के बदले वो पैसे लेता था। 13 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में कमरा नंबर 68 में जोरदार धमाका और धुआं छटने पर पता चला कि उस कमरे में बम बनाए जा रहे हैं। कमरे में मौजूद 2 छात्र प्रभात यादव और प्रत्युष सिंह, जो वहां चोरी छुप के बम बनाने का काम कर रहे थे, इस बम धमाके में बुरी तरह जख्मी हुए। प्रभात यादव का एक हाथ उड़ गया और सीना, चेहरा और अन्य अंग भी बुरी तरह से झुलस गए। ये बम किस लिए बनाए जा रहे थे? किसके कहने पर बनाए जा रहे थे? बम बनाने का सामान विश्वविद्यालय में कब और कैसे पहुंचा? कितने कमरों में बम बन रहे हैं? कितने युवा इस काम को अंजाम दे रहे हैं? सवाल यहाँ भी है। ये तमाम घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि मोदी राज में युवाओं का एक हिस्सा ना शिक्षा पा रहा है, ना रोजगार। वो बस अपनी और देश की बर्बादी का सामान जुटा रहा है। सोशल मीडिया जिस पर कड़ी नजर रखने का दावा मोदी सरकार करती है, उसी के माध्यम से अपराधियों की नई युवा फौजें देश में तैयार हो रही हैं। इन युवाओं में ना तो कानून का कोई डर है, ना किसी प्रकार की सजा का। नीलम जहां उच्च शिक्षा प्राप्त महिला है, वहीं सागर शर्मा लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है। उसके पिता कारपेंटर हैं, उसका परिवार निम्न वर्गीय श्रेणी में आता है। ऐसे अलग अलग आर्थिक और शैक्षिक भिन्नता वाले लोगों को एकजुट करना और उनका ब्रेन वॉश करके किसी एक मशीन से जोड़ना और दिल्ली तक पहुंचाकर संसद में घुसने का रास्ता दिखाना कोई 2-4 दिन की बात या किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। निश्चित ही इसके पीछे कोई बड़ा गैंग, गहरी साजिश है और एक खतरनाक विचारधारा है।
जिस भाजपा नेता प्रताप सिम्हा के जरिए इन्हें सांसद में पब्लिक दीर्घा तक आने के पास हासिल हुए, उस नेता तक इनमें से किसी की अच्छी पहुंच रही नहीं। कोई नेता हर ऐरे गहरे को तो संसद के पास मुहैया नहीं करवा देता। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन 4 लोगों को संसद हमले में गिरफ्तार किया गया है, उन चारों के मोबाइल फोन और अन्य सामान कहां और किसके पास है? आज के समय में बिना फोन संपर्क के कोई काम नहीं हो सकता। जाहिर है कि इन चारों के मोबाइल फोन किसी के पास है और वो फरार है। अगर ये युवा सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जगाने का उद्देश्य लेकर संसद में घुसे होते, जैसा कि उन्होंने पुलिस को बयान दिया, तो उनके फोन और पर्स, पैसे, आईडी वगैरह उनके पास होते, लेकिन इनमें से कुछ भी उनके पास नहीं था। पूरी प्लानिंग के तहत ये चीजें उनसे अलग की गई ताकि गिरोह के अन्य लोगों को पता न चल सके, इनकी गतिविधियों की जानकारी ना हो सके। मोदी सरकार विकास के बड़े बड़े ढोल पीटे, बेरोजगारी दूर करने के खूब दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि देश में युवाओं के बहुत बड़े हिस्से के पास कोई नौकरी नहीं, कोई व्यवसाय नहीं है, आय का कोई जरिया नहीं। इन्हें कुछ पैसे ऑफर करके आसानी से आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों में लाया जा सकता है। सरकार और राजनीतिक दल इन्हें बेरोजगारों को कुछ रुपए का लालच देकर, शराब की एक बोतल या अन्य चीजें देकर चुनाव के वक्त अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी उनकी हालिया किताब ब्रेकिंग द मोल्ड, री-इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर में कहा है, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी 1.4 अरब की मानव पूंजी। हालांकि इस पूंजी को मजबूती देना सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भारत को विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए हर स्तर पर नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। हम युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, ये बुनियादी चिंता है। हमें शासन में सुधार की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G20।